सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो वर्तमान व्यवस्था है, वह व्यवस्था पूरे तौर पे गैर संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे संविधान के खिलाफ व्यवस्था। जज लोग हैं उन्हीं को बहाल करने का अधिकार है, पावर है, और रिटायरमेंट से पहले जज की बहाली वास्तव में नहीं करते, लोग अपना उत्तराधिकारी बहाल करने का काम करते हैं। नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है। भूपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, सम्मानित अभिभावकों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों का भी मैं पार्टी की ओर से, जिला राष्ट्रीय लोक मोर्चा इकाई की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करता है। आसमा खातून समाजसेवी, जावेद हुसैन इलेक्ट्रिक इंजीनियर बीडीसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मदन चौधरी जी और जिला अध्यक्ष जी माला देकर के सदस्यता, जिला अध्यक्ष जी भी पार्टी में ज्वाइन कराइए, आप ही ना कराइएगा। अपने सैकड़ों साथियों के साथ डॉक्टर आशुतोष सिंह, असगर मस्तान साहब, आसमा खातून और जावेद हुसैन साहब जो कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं और बीडीसी भी हैं, अपने सभी साथियों के साथ आज पार्टी ज्वाइन किया। पार्टी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से हम सभी इन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप के आने से निश्चित मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का इस सिवान की धरती पर, मौलाना मौलूद साहब की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे हम तमाम सिवानवासी अपने मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 7वां चरण बिहार यात्रा के रूप में और सदस्यता अभियान महापर्व हम लोग राष्ट्रीय लोक साथी मनाने का काम कर रहे हैं। इसमें हमारे जो मेहमान हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन चौधरी जी और पार्टी के ही प्रदेश के हमारे नेता हैं जितेंद्र नाथ पटेल जी, जो वरीय नेता हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं, और पार्टी के ही प्रदेश के नेता सुभाष कुशवाहा जी हैं, और रफी अहमद खान साहब इस जिला के प्रभारी हैं। अपने आए हुए तमाम मेहमानों का सिवान और सिवान की धरती पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में के सम्मानित अध्यक्ष और इस जिला में हमारी पार्टी, बड़ी खुशी होती है जब उन मुद्दों पर बात हम करते हैं, आपकी ताकत हमारे साथ होती है। आपको याद होगा जब भारत सरकार में हम मंत्री थे, आप सब लोगों के स्नेह और कृपा के बल पर वहां तक जाने का मुझको मौका मिला। तो भारत सरकार में मंत्री रहते हुए भी सबसे ज्यादा चिंता का विषय हमारे लिए बिहार में गांव में रहने वाले जो गरीब घर के बच्चे हैं,
उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से ठीक ठाक हो, हमारे लिए चिंता का विषय उस समय भी था। बहुत आवश्यक है, हम गरीब लोगों को न्याय देने दिलाने की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय देने दिलाने की बात करते हैं। जो दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो न्याय से वंचित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो जो मुद्दा है कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके एक नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए आए, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उपेंद्र कुशवाहा आवाज उठाते रहेगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वास्तव में न्याय जितना मिलना चाहिए उतना न्याय गरीब लोगों को आज भी नहीं मिल रहा है और आगे भी नहीं मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत संक्षेप में अपनी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो वर्तमान व्यवस्था है, वह व्यवस्था पूरे तौर पे गैर संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे संविधान के खिलाफ व्यवस्था है, पूरे तौर पे गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और वह संस्था, जिस संस्था के ऊपर सबसे अधिक जवाबदेही है न्याय देने की, उस संस्था की देखरेख में यह व्यवस्था चल रही है, यह और ज्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गरीब लोगों के साथ कहीं अन्याय होता है तो लोग कोर्ट की शरण लेते हैं। नीचे के कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जज बहाल हैं, आज मैं बार बार कहता हूं कि पिछले दरवाजा से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली होती है। और इसका नतीजा है कि हमारा देश जो लगभग 140 करोड़ की आबादी का देश है, इतनी बड़ी आबादी का देश, और इस देश में मात्र 300, 350, हम 100 बोल रहे हैं, 1000 नहीं बोल रहे हैं, 300, 350 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अधिकांश तब बन रहे हैं, आज भी हैं। यही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में कोई दलित परिवार का व्यक्ति जज बन सकता है क्या? कोई महादलित परिवार का व्यक्ति जज बन सकता है क्या? कोई पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार का व्यक्ति जज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां जो जज लोग हैं उन्हीं को बहाल करने का अधिकार है, पावर है। और रिटायरमेंट से पहले जज की बहाली वास्तव में नहीं करते लोग, अपना उत्तराधिकारी बहाल करने का काम करते हैं, उत्तराधिकारी बहाल करने का काम करते हैं। नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है। किसी जात की हो, चाहे ऊंची जात की हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक जमात की हो, किसी जात की महिला बहुत गिनती के लिए नगण्य संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनती है। दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार के लोग कभी अपवाद के रूप में एक आध जज बन जाते हैं लोग। जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तब तक समाज के सभी वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। हमारी कोशिश है, हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का वहां उचित प्रतिनिधित्व हो। और इसके लिए हम बिल्कुल यह नहीं कहते कि कोई मेरिट वाला नहीं है उसको आप जज बना दीजिए, हम बिल्कुल नहीं कहते। आज ही जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में मेरिट की गिनती वहां नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कभी स्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि इस देश में सिर्फ 300, 350 परिवार के लोगों के बच्चों में ही मेरिट है। मेरिट हिंदुस्तान के हर गांव में, हर परिवार में रहने वाला कोई भी लड़का हो, लड़की हो, सबके अंदर मेरिट है। सब जो भी मेरिट वाले हैं उनको वहां जाने का दरवाजा आज बंद है। आज हम दलित परिवार की बात क्या करें, पिछड़ा अति पिछड़ा
यहाँ तक कि जो सवर्ण जात के लोग हैं, ऊंची जात के लोग हैं, उनके परिवार का बच्चा भी अगर गरीब परिवार है, बहुत पहुंच पैरवी वाला परिवार नहीं है, चाहे वो भूमिहार परिवार का हो, ब्राह्मण परिवार का हो, राजपूत परिवार का हो, इन परिवारों का बच्चा भी यदि गरीब परिवार है, वह भी चाहे जितना उसके अंदर मेरिट हो, चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो नहीं बन सकता है। उसके लिए भी दरवाजा बंद है। कोई विज्ञापन निकलता ही नहीं है, कोई आवेदन देने का मौका ही नहीं है, कोई परीक्षा ही नहीं है। बस सीधे जज लोग अपनी जेब से कागज निकालते हैं और जिसका नाम लिख देते हैं वही जज बन जाता है, वही जज बन जाता है। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगता होगा जो पहली बार सुन रहे हो, वही जज बन जाता है। हम इसकी जगह अपनी पार्टी की ओर से निरंतर सुझाव देते रहे। हमारा सुझाव है कि जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली होती है, विज्ञापन निकलता है, जो विद्यार्थी उस विज्ञापन के अनुकूल योग्यता रखता है, आवेदन करता है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जो compete करता है, गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कलेक्टर एसपी बन जाता है। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली में भी होनी चाहिए। विज्ञापन निकले, खुली प्रतियोगिता हो, किसी जात का, किसी धर्म का बच्चा मेरिट वाला होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएगा। यह व्यवस्था होनी चाहिए और लगातार इसके लिए हम आवाज उठाते रहे। हम जब मंत्री थे, हमारी सरकार भी चाहती है, भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो। हम जिस वक्त मंत्री थे उस समय भारत सरकार ने निर्णय लिया था, पार्लियामेंट में बिल भी आया कॉलेजियम सिस्टम को हटाने का, और उस बिल के आधार पे पास हुआ। सभी राजनीतिक दल के लोगों ने सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में निर्णय लिया, पास हो गया पार्लियामेंट के दोनों सदन से। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के चाहने के बाद, हमारे प्रधानमंत्री जी के चाहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। तो सरकार भी चाह रही है, उसके बावजूद नहीं हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में कैसे होगा? होगा ऐसे, जब सिर्फ यह मुद्दा राष्ट्रीय लोक मोर्चा भर का मुद्दा नहीं रहेगा, आपका मुद्दा होगा, जन जन का मुद्दा होगा। अभियान सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नहीं, जन अभियान में यह मुद्दा तब्दील होगा। तब जाकर चाहे सुप्रीम कोर्ट के लोग हों या कोई हो, उनको मानना पड़ेगा। तो इसको जन मुद्दा बनाने का काम करना है, जन मुद्दा बनाने का काम करना है। इसलिए हर जगह हम इस मुद्दा को उठाते हैं, सदन में हो, बाहर हो। आज भी हम आपसे कहने आए हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने कई मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पे अपने एजेंडा में लिया है। उसमें एक मुद्दा हमारा यह भी है, हम उस वक्त भारत सरकार में मंत्री थे, शिक्षा में सुधार को लेकर के आंदोलन चलाते थे। शिक्षा में सुधार जब तक मुकम्मल नहीं होगा तब तक गांव के गरीब बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, गरीब घर के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब जाकर उनकी तकदीर बदल पाएगी। तब जाकर हमारे प्रधानमंत्री जैसा देश बनाना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा राज्य बनाना चाहते हैं, तब जाकर बन पाएगा। और हमको खुशी है, उस समय जिन जिन मांगों को अभियान चलाते हुए हमने सरकार के समक्ष रखने का काम किया था, मीडिया के बंधु यहाँ हैं या आप लोग भी, कई लोग उस समय भी सक्रिय रहते थे। आपके घर में यदि पुराना वाला पर्चा होगा, उस समय जो हम शिक्षा सुधार का आंदोलन चलाते थे, उस पर्चा को निकालिएगा। 25 सूत्री डिमांड हमारा उस पर लिखा हुआ है, क्या क्या राज्य की सरकार करे कि शिक्षा में सुधार हो और गरीब घर के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो।
25 सूत्री डिमांड, आज हमको खुशी है उस मांग पत्र में से राज्य की सरकार ने कई मांगों को हूबहू मान लिया है। पहली मांग हमारी थी, उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, पर्चा निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पहली मांग हमारी थी कि शिक्षकों की बहाली का जो नियम कायदा उस समय था, नगर निकाय या पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही थी। हमने कहा कि इस प्रक्रिया से शिक्षकों की बहाली होगी तो अच्छे शिक्षक नहीं आ पाएंगे। इसको बदलिए और बदल करके बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था से शिक्षकों की बहाली का काम कीजिए। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राज्य की सरकार ने हमारे सुझाव को मान लिया और बिहार में बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली शुरू हो गई। सरकार ने हमारी मांग को मान लिया।